वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण के बारे में, जो कि अध्याय 4 है भूगोल का। इसके अलावा हमने 3 अध्याय को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको जाकर के जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम इसको इंप्रूव कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस अध्याय को पढ़ना, जिसका नाम है प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ये फ्रेंच शब्द इनवॉर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। इस प्रकार शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो आसपास से घिरे आवरण से है। पर्यावरण का मतलब होता है आसपास से घिरा हुआ आवरण। आवरण का मतलब हो गया जो घिरे हुए होते हैं। जिस प्रकार आप चादर ओढ़ के सो जाते हो तो क्या बोलोगे आप अपने आप को, चादर का आवरण कर लिया है आपने, यानी कि चादर से आप क्या हो गए हो, घिर गए हो। इसी प्रकार पर्यावरण। परंतु पर्यावरण का तात्पर्य बहुत ही व्यापक है, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। पर्यावरण में सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक आदि सभी चीजें आ जाती हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। समझे? अब आगे देखिए क्या बताया गया है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। इसके अंदर यानी प्रकृति जो हमारे साथ घटना करती है, घटना का यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब नहीं है, ठीक है। और मानव निर्मित जो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो भी मानव निर्मित पर्यावरण है और जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवित चीज और अजीवित चीज, ये दोनों जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, जो भी हमारी गतिविधियां रही हैं, जैसे कि हमने मकान बना दिया, घोड़ा बना दिया, बंगला बना दिया, रॉकेट, ये सब जो बना दिया, ये क्या है, ये सब जो बना दिया हमने, ये क्या कहलाती है, मानव पर्यावरण। देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे है पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का वर्गीकरण उसके स्वरूप तथा निर्माण के आधार पर किया जाता है। निर्माण के आधार पर पर्यावरण को दो समूह में विभाजित किया जाता है, जो कि है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव पर्यावरण। ये तो है इसके निर्माण के आधार पर। भाई प्रकृति ने निर्माण किया है तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव ने निर्माण किया है तो मानव पर्यावरण। परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण को भौतिक, जैव तथा सांस्कृतिक रूप में विभाजित किया जाता है। ये तो था क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे देखिए क्या बताया गया है, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है भौतिक पर्यावरण, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत भौतिक चीजें जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल आदि को शामिल किया गया है। जैव पर्यावरण यानी कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत सभी जीवित प्राणियों को शामिल किया जाता है। इसमें पौधे तथा जंतु दोनों ही आते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चर एनवायरनमेंट। इसमें मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचना, जो कि सामाजिक, शासन, नैतिकता, मान्यताएं, धर्म आदि से संबंधित है, इन सभी को सम्मिलित यानी कि इन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर आप समझ गए होंगे पर्यावरण के वर्गीकरण के बारे में। आगे जानते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है। पर्यावरण का विस्तार सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, अतः प्रत्येक अस्तित्वमान चीज पर्यावरण के अंतर्गत आती है। यानी जिस भी चीज का अस्तित्व है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगी। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में बांटा जाता है। जैसा कि आपको पता है भाई, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है वो घटक कौन सा कहलाएगा, प्राकृतिक। जो मानव ने निर्मित किया है वो कौन सा कहलाएगा, मानव निर्मित। आगे देखिए क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक का निर्माण स्वतः प्रकृति से हुआ है, जैसा कि जल, वायु, जीव जंतु आदि, ये तो स्वतः अपने आप हुए हैं। प्राकृतिक घटक को जैव तथा अजैव दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैव घटक के अंदर जीव जंतु पौधे आदि आते हैं, जो जीवित हैं, जो सांस ले सकते हैं। और अजैव के अंदर जो जीवन विहीन है, जिसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है, उसको रखा जाता है। समझ गया आप आराम से। आगे है पर्यावरण के मानवीय घटक में मानव द्वारा निर्मित संरचनाएं आती हैं। इसे कृत्रिम पर्यावरण भी कहते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मानव ने जो बनाया है, जैसे कि भवन, शहर, उद्योग, गाड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है, ये सब मानव पर्यावरण है, मानवीय घटक के पर्यावरण है। इसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी कहते हैं।
आगे है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के बारे में। इससे पहले हमने स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है। इसमें हम पढ़ते हैं जैव मंडल के बारे में। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। जैसा कि हमें पता है, किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जल मंडल की जरूरत नहीं है, केवल जल मंडल की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको सिर्फ पानी में रख दिया जाए तो भी मर जाएगा, सिर्फ हवा में रख दिया जाए तब भी मर जाएगा, सिर्फ जमीन पर रख दिया जाए तब भी मर जाएगा। उसको ये तीनों चीजें चाहिए। तो जहां पर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, जहां पर ये तीनों चीजें यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों ही चीजें एक साथ उपलब्ध होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। यानी उस स्थान को क्या कहेंगे हम? जैव मंडल। ये एक सीमित भाग है, लिमिटेड एरिया है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। यानी बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारी यानी कि मानव के आकार में भी पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत। जंतु मतलब एनिमल, जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं। पादप यानी कि प्लांट। पृथ्वी के तीनों परिमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और जहां पर ये तीन मंडल एक साथ मिलते हैं हमारे को, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर जीवन उपलब्ध है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों के उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये क्या करते हैं? ये वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में 0.03% अवेलेबल है, जिसके कारण पृथ्वी जो है हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस गर्म रहती है। अब जैसे हम किसी चीज को जलाएंगे या किसी चीज के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। अब आप खुद सोचिए, जब 0.03% की वजह से 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी हमेशा गर्म रहती है, आप सोचिए किसी दिन ये 1% हो गया तब क्या होगा? तो इसी कारण जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो गैस है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य से जो रोशनी आ रही है उसमें से हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करके रख लेगा। इसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप जितने फैक्ट्रीज वगैरह, पॉल्यूशन जितना आप फैलाएंगे ना, वायु प्रदूषण जितना आप करेंगे, अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो पृथ्वी को ये उतना ही ज्यादा गर्म कर देगा। इसी वजह को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ये तापमान में वृद्धि कर देता है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इस चैप्टर में हमें मुख्यतः यही पढ़ना है। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति में प्रकृति द्वारा निर्मित वनस्पति आती है। इसका निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता, वरन ये स्वयं उग जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है: जंगल, घास, भूमि तथा झाड़ियां। समझ गए? जंगल, घास, भूमियां और झाड़ियां, ये तीन हिस्सों में इसको विभाजित किया जाता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है जंगल यानी कि फॉरेस्ट। जंगल वृक्षों के सघन समूह को कहते हैं। सघन मतलब एकदम डेंस, भरा हुआ। जहां पर वृक्ष बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा घने हो, बड़े बड़े हो, बहुत लंबे एरिया में फैले हों, उसको क्या कहते हैं हम? जंगल। जंगल का निर्माण अनेक कारकों से होता है, जैसे कि तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये सभी कारक हैं जिसके कारण जंगल का निर्माण होता है। जंगलों को विशेषता के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया है। आइए उन प्रकारों के बारे में पढ़ें। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा होगा, सदाबहार, एवरग्रीन, जो हमेशा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं एकदम, यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो भरे रहते हैं। इस जंगल में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पत्ते गिराते नहीं है, ये पत्ते गिराते हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं, एक एक करके गिराते हैं, जिस कारण ये जो जंगल है वो हमेशा ही हरा भरा रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय, पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। जो हीटेड एरिया होता है जहां पे सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती रहती है। देखिए इसके बारे में बताया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा तथा उसके आसपास 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ पर पाए जाते हैं।
समझिए, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर, इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे। इस क्षेत्रफल में जलवायु उष्ण होती है, मतलब गर्म होती है, जिस कारण पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा ही हरे रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने पत्तों को गिराते नहीं है, ये अपने पत्तों को गिराते हैं, लेकिन एक एक करके। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, अतः यह वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सदाबहार वन। कौन कौन से पेड़ होते हैं इसमें देखिए, रोजवुड, एबोनी, मोहोगनी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। इनका विस्तार पृथ्वी के 7% क्षेत्र पर है, परंतु यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही बनाते हैं, इसी कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। इस वन में पेड़ों पर रहने वाले जंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं। समझ गए आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। अब पढ़ते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या होते हैं ना, एक ही साथ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, फिर एक साथ सब में पत्ते आते हैं, फिर एक साथ सारे पत्ते गिरा देते हैं। जैसे ही सारे पत्ते एक साथ गिरा दिए तो क्या हो गया? पतझड़। उसी को कहते हैं पर्णपाती। पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिरना। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे हरा भरा है, एक साथ ही अपने सारे पत्ते गिरा देंगे और ऐसे गंजे हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विषुवत वन से ऊपर पाए जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 10 डिग्री साउथ से नीचे की तरफ। इस प्रकार के वनों का सर्वाधिक विस्तार भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इस प्रकार के वन वर्ष में एक बार पत्ते विहीन हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, शीशम, नीम आदि के पेड़ जो है प्रमुख हैं। इन वनों में बाघ, शेर, हाथी, लंगूर आदि जीव प्रमुखता पाए जाते हैं। ठीक है, आप आराम से समझ रहे होंगे, दो दो बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देख रहे हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, सदाबहार वन, इसका मतलब इसका भी जो नियम कानून होगा कैसा होगा? जैसा अभी हमने सदाबहार वन के बारे में पढ़ा, लेकिन वो उष्ण था यानी कि गर्मी में, ये शीतोष्ण है यानी कि ठंडी में। बाकी सब सेम होगा, यानी कि एक एक करके अपनी पत्तियां गिराएंगे, एक साथ नहीं गिराएंगे, यानी कि ये भी 12 वर्ष क्या रहेंगे? एकदम एवरग्रीन रहेंगे। लेकिन ये ठंड में पाए जाते हैं, यानी कि ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। ये वन अधिकांशतः मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील तथा दक्षिणी चीन में पाया जाता है। इस वन में कठोर लकड़ियां वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि ओक, मैपल, यूकेलिप्टस आदि। ठीक है, समझ गए आप आराम से। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन भी तो होंगे, ऐसे भी तो वन होंगे जो ठंड में, ऐसे भी तो वन होंगे जो ठंडी में तो रहते हैं पर एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इनका विस्तार अमेरिका के उत्तरी भाग, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ठंडी के मौसम में ये वन अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये ठंड के टाइम में अपने पत्तों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। इन वनों में ओक, एश, बीच आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है बस। इसके बाद है भूमध्य सागरीय वन। समझ रहे हैं आप आराम से? सागरीय वन जो नदियों के आसपास होते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, परंतु इनका विस्तार एशिया तथा अफ्रीका में भी पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद है शंकुधारी वन। ऐसे पेड़ आपने देखे होंगे पहाड़ों पे जो ऊपर से शंकु के शेप में हो जाते हैं, यानी कि कोन के शेप में हो जाते हैं। तो शंकुधारी वन का विस्तार 50 से 70 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जिन्हें टाइगा या टैगा वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि हिमालय, अल्पास, इनमें पाए जाते हैं। शंकुधारी वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन। चीड़, पाइन, सीडर आदि वृक्ष इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू, सिल्वर फॉक्स आदि प्रमुख जीव जो है यहाँ पर ही मिलते हैं। ये तो था वनों के बारे में, जंगल के बारे में, जिसको आपने जाना। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखें,
फिर आप दोबारा से देखें, 1 से 2 बार 3 बार आप देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो जंगल के बाद हम पढ़ते हैं प्रमुख घास भूमियां और झाड़ियों के बारे में। तो घास भूमियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया वो एरिया जो गर्म रहता है, शीतोष्ण का मतलब हो गया वो एरिया जो ठंडा रहता है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार विषुवत रेखा से ऊपर की ओर मिलता है। इस भूमि में वृक्ष भी घास के साथ पाए जाते हैं, यानी कि वृक्ष तो होते हैं, साथ साथ में घास भी होती है। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना, ब्राजील में कैंपोस तथा वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। इस प्रकार की घास भूमियों में हाथी, जंगली भैंसा, हिरण, जेब्रा, शेर, चीता आदि जंतु पाए जाते हैं। दूसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। इसका विस्तार अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है। इसमें अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं। घास भूमि को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस, मध्य एशिया में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैटरबरी तथा हंगरी में पुस्टाज कहा जाता है। तो ये तो है नाम इनके अलग अलग, कि अलग अलग देश में इनके अलग अलग कौन से नाम है। झाड़ियों का विस्तार मरुभूमि तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से ऊपर पाया जाता है। ये जो डिग्री वगैरह मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, ग्लोब वाले चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसलिए मैंने कहा कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको आगे की वीडियो को समझने में दिक्कत ना हो। तो झाड़ियों का विस्तार मरुभूमि तथा, मरुभूमि समझते हैं ना आप, डेजर्ट, तो मरुभूमि तथा 60 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश से ऊपर पाया जाता है। इन क्षेत्रों में बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, लंबे नहीं होते, तो झाड़ियां बन जाती हैं। शीत भूमि में लाइकेन, एल्गी व अन्य जंगली झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण तथा मरुभूमि में जीवन। भाई व्यक्ति कैसे रहते हैं यहाँ पर, या जीव जंतु किस प्रकार इन एरियो में, इन क्षेत्रों में रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय जीवन वहां की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह प्रभावित है। विषुवतीय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां काफी सीमित हैं, बहुत लिमिटेड होता है यहाँ पर। यहाँ पर मानव विकास बहुत ही कम है। लोग बहुत ही पिछड़ी अवस्था में हैं। कृषि कार्य भी उन्नत नहीं है तथा उद्योगों का विकास ना के बराबर है। यहाँ की पिग्मी प्रजाति वृक्षों पर निवास करती है। यहाँ वृक्षों पर रहने वाले जीव जंतुओं की अधिकता है। यहाँ पर किस तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसा कि आपने जान लिया। यह था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। इसके ऊपर देखिए और क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इन नामों में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप ग्लोब वाले चैप्टर को जरूर पढ़ें, वहां पे आप समझ जाएंगे आराम से। इस क्षेत्र में मानव जनसंख्या की अधिकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मानव पाए जाते हैं या रहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी यहाँ पे नहीं पड़ती है, वरना जल जाए बेचारे। सबसे अधिक जन घनत्व यहीं पाया जाता है। कहाँ पर, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कृषि कार्य उन्नत अवस्था में है तथा उद्योगों की संख्या भी ज्यादा है। इनमें सदाबहार तथा पतझड़ दोनों प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। जंगली जानवर की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंध। मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर का क्षेत्र है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती है, जो हमारे पोल होते हैं दोनों, वहां पर वो जो एरिया है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। यहाँ कृषि तथा उद्योग दोनों उन्नत दशा में है। यहाँ पर हाथी, हिरन, बाघ जैसे जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद है मरुभूमि। मरुभूमि क्षेत्र में जीवन दुर्गम है। सहारा के क्षेत्र तो लगभग जनशून्य है। सहारा के क्षेत्र तो लगभग जनशून्य है। मरुभूमि में कृषि का प्राय अभाव होता है। भाई डेजर्ट में आप कृषि कैसे कर लेंगे, आप पानी डालेंगे, सारा पानी तो अंदर ही चला जाएगा। घास की झाड़ी होने से यहाँ जंगली पशु पाए जाते हैं। झाड़ियां ही होती हैं यहाँ पर, पेड़ तो उगेंगे नहीं बड़े बड़े। अधिकांश झाड़ियां तथा वृक्ष कम पानी में भी जीवित रहने वाले होते हैं। यहाँ पर रही वो सकते हैं जो कम पानी में जीवित रहें। मुख्यतः ऊंट, हिरण तथा अन्य जमीन पर रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। और ऊंट को तो मरुभूमि का बादशाह भी कहते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती रहती है। मरुभूमियों में वायु की अपरदन क्रिया द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भाई यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, उठा करके उधर से मिट्टी से लाके यहाँ पर कुछ बना देगी, कभी वहां कुछ बना देगी, इसी को कहते हैं स्थल आकृति।
स्थल की आकृति। अपर्दन का मतलब हो गया वायु जब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है तो अपने साथ बालू, रेत ये सब उड़ा करके लेके जाती है और वहां पे कुछ ना कुछ आकृति बना देती है। इनमें मुख्य है अपवाहन बेसिन, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, ज्यूडेन, यांगडंग, ड्राई कांटर आदि। पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा बालू का स्पूत, लोयस आदि स्थलकृतियां बन जाती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जैसा कि आपको बताया गया, उनको आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में किसी एक टॉपिक से सब कुछ नहीं पूछ लिया जाता, ये सबको पता है। पर कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आप अगर आप सुनते हैं ध्यान से या पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और वही चीजें आगे पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।